अगला टॉपिक है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये आपका 1351 से 1388 तक रहेगा। बहुत मस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो भगत सिंह के साथ भी कनेक्ट करूंगा मैं। कहाँ फिरोज शाह तुगलक, कहाँ भगत सिंह। तुम्हारे को पढ़ाने के लिए सुबह से भूखा हूं मैं, सिर्फ पानी पे जिंदा हूँ आज सुबह से। हाँ जी, टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पे आ जाओ। अब जब हम लोग अभी मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक में एक ही चीज देखी, उसकी बेवकूफियां 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 और सिर्फ बेवकूफियां। ये बेवकूफियां ही थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके चक्कर में विजयनगर और बहमनी जैसे बड़े साम्राज्य बन जाते हैं। ठीक है ना। हुआ क्या था बेसिकली, जब मैं आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो विजयनगर और बहमनी अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी मोटा मोटी एक बार समझा देता हूं कि सब में तुगलक थे। ठीक है ना। यहां पे साउथ में ये विजयनगर एम्पायर आ गया था। कब आ गया था? 1336। ठीक है, ये वाला पार्ट है डेक्कन का। यहां आ गया था बहमनी। क्लियर है। ये आ गया था 1347 में। क्लियर है। और यहां पे चलेंगे दिल्ली सल्तनत वाले। ठीक है। अब एक बेसिक सी बात है कि दिल्ली सल्तनत में ही हुआ करता था पहले सारा, अब ये सब चला गया तो दिल्ली सल्तनत कोशिश करेगी इनको वापस अपने एरिया में लेने की। तो पहले कौन जाएगा, बहमनी खत्म होगा पहले या विजयनगर खत्म होगा? बट ऑब्वियस है पहले बहमनी खत्म हो जाएगा, बाद में विजयनगर खत्म हो जाएगा। लेकिन बहमनी और विजयनगर खत्म होते होते दिल्ली सल्तनत शिफ्ट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत से मुगल्स की तरफ। ठीक है, मुगल्स के टाइम पे लोग शिफ्ट हो पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? एक वैसी मोटा मोटी आप लोगों को मैं समझा रहा था। ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक का ये जो एरा था 1351 से 1388 तक का, ये पूरा का पूरा एरा उसका निकल गया मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को ठीक करने में। क्लियर है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था, चाचा का लड़का। ये सत्ता पे बैठा था आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी। होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को ठीक करने में पूरा का पूरा फिरोज शाह तुगलक का एरा इसी में निकल जाएगा। तो इसने सबसे पहले क्या किया, फिरोज शाह तुगलक की हम लोग बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट वर्क्स। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, पहला है इसका पॉइंट पहला टॉपिक है इसका लोन में माफी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या काम करता है, सबसे पहले लोन वेरियर का काम कर देता है, यानी कि जितना भी लोन होता है किसानों के ऊपर वो सारा का सारा माफ कर देता है। ठीक है ना। और किसानों के ऊपर जो टैक्स वैक्स वाला सिस्टम था उन सबको वो रिड्यूस करके उनको सबको ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो दो ग्रुप बनाता है। ये दो ग्रुप आप इसके पढ़ो, दीवाने खैरात और दीवाने बंदरगान। इन दोनों को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो हुआ क्या सबसे पहले तो किसानों के लिए जो लोन माफी थी, ऋण माफी थी, किसके लिए थी? किसानों के लिए। ठीक है। किसानों ने लोन कौन से डिपार्टमेंट से लिया था बताओ? किसानों ने जब मोहम्मद बिन तुगलक से लोन लिया था तो कौन सा डिपार्टमेंट था वो? दीवाने दीवाने को ही। याद आ गई बात? ठीक है ना। दीवाने को ही से जो जो किसानों के पास लोन थे वो सारे के सारे लोन किसने माफ किए? फिरोज शाह तुगलक ने माफ किए। इसके अलावा उसने दो ग्रुप और बनाए, दीवाने खैरात और दीवाने बंदरगान। ठीक है ना। दीवाने खैरात जो था बेसिकली ये विडोज जो युद्ध में वो मर गए थे, सैनिक वगैरह जो भी मरे होंगे कभी, उनकी जितनी भी विधवाएं थी। ठीक है ना। और जो चिल्ड्रंस थे अनाथ, ठीक है, उनके लिए उसने दीवाने खैरात डिपार्टमेंट बनाया था। बुजुर्ग भी थे इसके अंदर, सीनियर सिटीजन भी थे इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। इन लोगों के लिए इसने बनाया दीवाने खैरात, एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने खैरात नाम से। जिस खैरात का नाम ही क्या है? डोनेशन, डोनेट करना, खैरात बांटना। हाँ, दीवाने को ही बिल्कुल आंचल। ठीक है ना। और एक इसने बनाया दीवाने बंधनगान। दीवाने बंधनगान का मतलब क्या होता है? बंदी मतलब, बंदी मतलब स्लेव्स, है ना। स्लेव्स के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंधनगान। ठीक है ना। ऐसा सच्चाई भी, ऐसा कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर में कौन हुआ करते थे? स्लेव हुआ करते थे, बंदी हुआ करते थे। इसके पास कुल 1,80,000 स्लेव्स थे। ये एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है ना। दीवाने बंधनगान में कितने स्लेव्स हुआ करते थे? 1,80,000। अब और इसने क्या क्या काम किए थे?
कि जो जो काम वो खराब करके गया था मोहम्मद बिन तुगलक, उनको करेक्ट करा था। मोहम्मद बिन तुगलक का आपने देखा था कि उसने आमिर उलेमा वगैरह सबके साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए थे, ठीक है ना। इसने क्या किया, स्टार्टिंग टू गिविंग रेस्पेक्ट टू आमिर्स एंड उलेमास, ठीक है ना। आमिर और उलेमा जो थे, इसने वापस से उन लोगों को सम्मान देना स्टार्ट किया, उनको इज्जत देना स्टार्ट किया, ठीक है। और क्या काम किया इसने, कौन सा पॉइंट आ जाएगा ये, पांचवा छठा, पांचवा, ही रिपेयर कुतुब मीनार, ठीक है, एंड बिल्ड फिफ्थ फ्लोर ऑन इट, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का रिपेयर कराया, उसको कुतुब मीनार को बेसिकली दो लोगों ने रिपेयर कराया था, ठीक है ना। कुतुब मीनार को बनवाया तो उसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। पहली बार रिपेयर हुआ है किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। और दूसरी बार रिपेयर होगा ये किसके टाइम पे, सिकंदर लोदी के टाइम पे, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर कराया तो एक माला बना दिया, यानी कि फिफ्थ फ्लोर बना दिया। सिकंदर लोदी जब रिपेयर कराएगा तो कोई फ्लोर नहीं बनाएगा उसको बाद। हालांकि सिकंदर लोदी के बारे में जब बताऊंगा, जब इसके टॉपिक पे हम लोग चल रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। ही फोकस्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर अधिक ध्यान दिया। फोकस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल्स, इंस, इंस को हिंदी में बोलते हैं सराय, ठीक है। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल, यानी कि सराय, ठीक है। कैनाल्स, इसने अस्पताल, सराय, नहर तथा कुएं आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में ठीक है ना, आदि के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया। क्लियर मेरी बात, ठीक है ना। उसके बाद सातवां पॉइंट, स्टार्टेड हेरिडिटी टू रिश्तेदार, आमिर एंड उलेमाज, ठीक है। इसका मतलब है वंश अनुसार, वंश अनुसार इक्तदार, आमिर और उलेमा के पद स्टार्ट किए। अर्थात इक्तदार का बेटा जो होगा वो इक्तदार बनेगा, आमिर का बेटा आमिर बनेगा और उलेमा का बेटा उलेमा बनेगा। मेरी बात, ये चीज किसने खत्म की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको खत्म किया था। क्यों खत्म किया था, क्योंकि उसने जो डिजर्व था जिस पोस्ट के लिए, उसने उसको ऐसे हायर किया था, योग्यता के आधार पर वो अपने ऑफिसर्स तय करता था। लेकिन इसने वापस से क्या किया कि जो भी ऑफिसर होगा वो किस चीज के बिहाफ पे काम करेगा, अपने वंश के आधार पर, हेरिडिटी के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्वेश्चन आता है कि इसने इतने इंस क्यों बनाए, सराय क्यों बनाए, ठीक है ना। इसने जो इंस बनाए थे टू प्रमोट बिजनेस, टू प्रमोट बिजनेस, ठीक है। व्यापार को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने मतलब कोई भी व्यापारी अगर भारत आ रहा है ना, तो रास्ते में कुछ रुकने की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, ताकि जो व्यापारी है वो इसी तरीके से भारत आ सके, भारत से जा सके, और उसका जो ट्रेड है उनके साथ वो अच्छे सिस्टम से चल सके, ठीक है ना। 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट इसका लिख लो, ही स्टार्टेड रीस्टार्टेड इक्ता सिस्टम, ठीक है। इसने इक्ता व्यवस्था को वापस से आरंभ किया। इक्ता व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, याद है। इक्ता व्यवस्था अपने लिए लॉयल्स, जो वफादार लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। बाद में उसको बलबन ने बंद कर दिया था। अब वो वापस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। कौन स्टार्ट कर रहा है इस बार उसको, अब स्टार्ट कर रहा है फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ही डेवलप्ड सो मैनी न्यू सिटीज, ठीक है। इसने बहुत सारे नए जो शहर थे वो बनाया था। गुड गौरव, ठीक है। बहुत सारे नए शहर बनाए थे, जैसे नए शहरों के नाम लिख लो कुछ कुछ के, हिसार, फिरोजाबाद,
हिसार कहाँ पर है? हिसार कहाँ पर है बताओ? हरियाणा में है ना। फतेहाबाद, जौनपुर, है ना। हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, ठीक है। और फिरोजपुर भी बनाया था इसने। एक और लिख लो, फिरोजपुर। ये इंपोर्टेंट सिटी थे इसके, बहुत सारे बनाए थे। हिसार है हरियाणा, फिरोजाबाद है यूपी, ठीक है। जौनपुर है यूपी, फिरोजपुर है पंजाब। फतेहाबाद का आप बताओगे, फतेहाबाद कहाँ पर है? वेयर इज फतेहाबाद? एक्चुअल में फतेहाबाद दो है आज की डेट में। इसका हरियाणा वाला है, एक फतेहाबाद यूपी में भी है, ठीक है ना। एक फतेहाबाद यूपी में भी, लेकिन इसका जो फतेहाबाद है वो कौन सा वाला है? हरियाणा वाला है, ठीक है ना। इसके जो हॉस्पिटल्स थे, 10वां पॉइंट, के जो हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल्स को बोला जाता था दारू उल शफा। वो दारू नहीं जो तुम्हारे मुंह में पानी आया हुआ भी सुन के, दवा दारू वाला दारू, दारू उल शफा, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल में लिखा हो, ये वर्ड लिखा हो, तो समझ जाना दारू उल शफा किसने बनाया था, दवा दारू, है ना। इसका मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल्स वर्ड हम लोग लिख तो देते हैं ट्रांसलेट करके, बट एक्चुअल वर्ड क्या है? दारू उल शफा। क्लियर है? ठीक है ना। और हॉस्पिटल्स के बाद जो मेडिकल स्टोर्स होते थे इसके, दवा जहाँ पे मिलती थी, तो क्या बोलते थे? हॉस्पिटल्स को बोलते थे दारू उल शफा, ठीक है। और जो वो था दवाई वाला, उसको बोलते थे शिफा खाना, शिफा खाना। दोनों वर्ड्स टर्म्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल का नाम दारुल शफा और मेडिकल स्टोर का नाम शिफा खाना है। ये किसके टाइम पे थे, किसके एरा में थे? ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसको बनाया गया था पहली बार इंडिया के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक क्लियर? तो एक बार ओके कर दो ताकि मैं अगले पॉइंट पे बढ़ूं। 10 पॉइंट मैंने आपको इसके लिखा दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि इसने एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे। फिरोज शाह तुगलक का मैंने टाइम नहीं लिखा, 1351 से 1388, ठीक है। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक, इसके इंपोर्टेंट काम, नंबर 1, लोन वेरियर यानी कि लोन वेवियर यानी कि लोन की माफी कर दी किसानों को, वो वाला ग्रुप जिन्होंने दीवाने कोहे से लिया था। दूसरा, दीवाने खैरात विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिससे उनको मंथली पैसा दिया जाता था। तीसरा, दीवाने बंधनगान, इसके पास सबसे ज्यादा स्लेव्स थे, 1,80,000, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंधनगान। उसके बाद आमिर और उलेमा की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, और आमिर और उलेमा की जो इसने रेस्पेक्ट स्टार्ट करी, उसके लिए इसने क्या काम किया? उनके बच्चों को हेरिडिटी पोजीशन बना दी, उनके बच्चों को वही पद दिए गए जो उनके फादर लोगों को दिए गए थे, ठीक है ना। इसने कुतुब मीनार को रिपेयर कराया और 5वां फ्लोर बनाया, ठीक है। इसका जो फोकस था वो ज्यादातर नए जो निर्माण कार्य थे उनको करने में था, जैसे कि हॉस्पिटल, सराय, नहर और कुएं, है ना। हॉस्पिटल को क्या बोला जाता था? दारू उल शफा, और वहां पर जो दवाई मिलती थी उसको बोलता था शिफा खाना। 7वां मैंने पॉइंट बोल दिया। 8वां, इसने इक्तादारी सिस्टम जो था वो दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अपने लिए जरूरत थी बहुत सारे लॉयल लोगों की, ठीक है। 9वां पॉइंट था, आई डेवलप सो मेनी सिटी, जैसे हिसार जो हरियाणा वाला है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ऐसे बहुत सारे जो इसके शहर थे, इसने नए शहरों का निर्माण कराया, ठीक है। यहाँ तक की बात, ठीक है। 11वें पॉइंट पे आ जाओ। 11वां पॉइंट, ही डेवलप्ड सो मेनी कैनाल्स, ठीक है। बहुत सारी नहरें, नहरों का निर्माण, बहुत सी नहरों का निर्माण इसने कराया, ठीक है ना। कुछ इंपोर्टेंट नहर में इसमें बता दूंगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये नहर किसने बनाई। बहुत सारी नहरों का निर्माण, ठीक है। कुछ नहरों के नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसी के पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। 11वें का पहला पॉइंट लिख लो, कौन सी नहर थी जो इसके टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनका निर्माण किया गया था। एक तो यमुना कैनाल, ठीक है, इसने हिसार में बनाई थी, हिसार में इसने बनाई थी यमुना नहर, यमुना कैनाल या यमुना नहर, ठीक है। ये हिसार के अंदर बनाई गई थी यमुना नहर। दूसरी थी इसकी सतलज नहर, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? सतलज।
एक नहर इसने बनाई सतलज से घग्गर के बीच, जो नदियों के बीच में इसने एक नहर बनाई थी सतलज से घग्गर के बीच में, ठीक है। तीसरी नहर इसकी लिख लो, इंपोर्टेंट नहर लिखवा रहा हूँ जो इसकी इंपोर्टेंट थी, ठीक है ना। तीसरी थी फिरोजाबाद से घग्गर, फिरोजाबाद से घग्गर, ठीक है। ये इसकी एक और नदी थी, क्लियर है यहाँ तक। ये इसकी इंपोर्टेंट नहर थी। चार नहर जो इसको हिसार में बनाई, यमुना नहर, सतलज से घग्गर की रिवर बनाई पंजाब में, ये पंजाब में बनी, ऑब्वियस पंजाब में बनेगी। ये यूपी में बनी, आज भी है नहरें, भी जाओगे इस साइड ना तो आज भी आपको सारी की सारी नहरें मिल जाएंगी। अगले पॉइंट पे आ जाओ आप, 12वां पॉइंट, his coins were on his son's name। कई बार क्वेश्चन आया था कि फतेह खान का सिक्का किस सल्तनत में चला था या किस सुल्तान के टाइम पे चला था, तो इसने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया था अपने सिक्कों के ऊपर, ठीक है। कॉइन्स किसके नाम पे थे, फतेह खान के नाम पे, याद कर लेना इसको अच्छे से। आगे बढ़े, 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट से पहले एक चीज समझो, देखो सल्तनत में जब भी सुल्तान आएगा, ठीक है ना, एक तो सुल्तान आएगा कहां से, सिंध से। सल्तनत में जब भी सुल्तान आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल और बिहार उड़ीसा वाली जो साइड है ना, यहाँ पे जो भी सूबेदार गवर्नर वगैरह रहे होंगे उन सब ने क्रांति की थी, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है। तो जो भी सुल्तान आएगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा कि बंगाल वाली साइड को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए, ठीक है ना। 12वां पॉइंट था, अपने जो सिक्के थे अपने बेटे के नाम से चलाए थे आकाश ने, बेटे का नाम था फतेह खान। तो कई बार क्वेश्चन आया था कि फतेह खान का नाम का सिक्का किस सुल्तान के टाइम पे यूज किया गया था, ठीक है। कॉइन्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है ना, मेरी बात समझ गए। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है इसका 13वां पॉइंट, क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ बंगाल वाली साइड में आपको बता रहा था। तो बंगाल का एक इनका वो था, सेनापति था, रूलर तो नहीं था, सेनापति था, उसका नाम था शमसुद्दीन एलियास, ठीक है। कहाँ पे था, बंगाल में। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, शमसुद्दीन एलियास ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज अ इंडिपेंडेंट रूलर, भैया मैं तो इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके चक्कर में 1353 में इसने अटैक किया कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। और जब इसने बंगाल में अटैक किया तो ऑब्वियसली किसके ऊपर किया होगा, शमसुद्दीन एलियास के ऊपर, और एलियास ने इसको बुरी तरीके से हरा दिया, यानी कि ये हार गया एलियास से, क्लियर है। तो इसके हाथ से बंगाल चला गया, क्लियर है मेरी बात। तो इस पॉइंट को लिखो, 1353 he attacked on Bengal and he was lost from शमसुद्दीन एलियास। 1353 इसने बंगाल पर आक्रमण किया तथा शमसुद्दीन एलियास ने इसको हरा दिया, फिर यहाँ तक की बात ओके। अब ये हार गया, हारने के बाद दिल्ली में इसने फिर से तैयारी स्टार्ट करी। अब इसने 1360 में फिर से अटैक किया बंगाल के ऊपर, ठीक है। वो इसलिए किया क्योंकि शमसुद्दीन एलियास की डेथ 1360 में हो गई थी। जैसे ही इसकी डेथ हुई, इसको लगा अच्छा टाइम है, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर से अटैक कर दिया 1360 में, कहा, बंगाल पे। लेकिन इस बार शमसुद्दीन एलियास का बेटा बंगाल पे सुल्तान बना बैठा था। 13वां पॉइंट ये था मैम, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बंगाल का एक इनका सूबेदार हुआ करता था तुगलक डायनेस्टी में। तो वो जो सूबेदार था उसने फिरोज शाह के सुल्तान बनते ही अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो था वो डिक्लेयर कर दिया था, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब हुआ क्या कि उसने 1353 में उसने बंगाल पर अटैक किया और शमसुद्दीन ने इसको हरा दिया। अब उस शमसुद्दीन की डेथ हो जाती 1360 में, ठीक है। और 1360 में जब इसकी डेथ हुई, 1359 में, 60 भी नहीं, 1359 में, 59, 1359 में, ठीक है। जब इसकी डेथ हुई तो इसकी डेथ के बाद इसको लगा भाई अब ये मौका है, वापस से एक बार अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इसका बेटा था, उसका नाम था सिकंदर शाह एलियास, ठीक है ना। तो 1359 में
फिरोज शाह तुगलक ने वापस से बंगाल पर अटैक किया। इस बार इसका जो लड़ाई जो बैटल हुआ वो किससे हुआ? सिकंदर शाह एलिया से, और सिकंदर शाह ने भी इसको हराया, ठीक है ना। यानी कि बंगाल में बैक टू बैक 2 बार हारा है ये। एक बार शमसुद्दीन एलिया से कब हारा? 1353 में। फिर दोबारा कब हारा? उसके बेटे से 1359 में। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये बंगाल को जीतने में अभी तक तो नाकामयाब रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब जब ये बंगाल नहीं जीत पाया तो बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा अभी जो उड़ीसा है ना, तो इसने क्या किया, 1360 में इसने फिर उड़ीसा पर अटैक किया। कह रहे मेरी बात? तो मतलब बंगाल के एक निचले हिस्से पे से 1360 में अटैक किया उड़ीसा पे, और वहां पे ये बैटल जीत जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक जीत जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये जो सिकंदर शाह एलियास था इसी का एरिया था। सिकंदर शाह ने इसको मेन बंगाल में तो हरा दिया, लेकिन उड़ीसा वाले हिस्से के अंदर से सिकंदर शाह की आर्मी को हरा दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? और उसको हराने के बाद 1360 में इसको ऐसा लगा चलो मैंने कुछ तो कम से कम ढंग का काम किया है ना। तो इसने उड़ीसा में भी किस जगह पे बैटल जीता था? जाजनगर एक जगह है, वहां पे ये जीता था, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब ये बैटल जीत गया उड़ीसा जाजनगर वाला, किससे जीत गया? वही सिकंदर शाह इलियास के ग्रुप को इसने हराया। तो यहाँ जीतने के बाद इसको ना गुस्सा निकालना था। तो गुस्सा निकालने के लिए इसने क्या किया कि उड़ीसा जाजनगर में जाजनगर के पास एक मंदिर हुआ करता जिसको आप लोग आज के डेट में किस नाम से जानते हो? जगन्नाथपुरी, पुरी टेम्पल बोलते हो ना, ठीक है ना। तो ये वाला जब बैटल जीत गया जाजनगर का, और जब सिकंदर शाह की जो आर्मी थी वो यहाँ से चली गई, तो इसने आमिर और उलेमा को खुश करने के लिए जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है इस मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ा और इसको अच्छे तरीके से इसने फिर लूटा, ठीक है ना। क्या किया इसने? मंदिर को तोड़ा और मंदिर को इसने लूटा। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जगन्नाथपुरी को तोड़ के लूटने वाले उसका सुल्तान का नाम बताओ, तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। जगन्नाथपुरी 1360, ठीक है ना। अच्छा, किया क्यों? क्योंकि ये आमिर और जो उलेमा थे जो नाराज हुए पड़े थे उनको खुश कर सके। उनको खुश करने का कोई भी मौका मिलेगा और नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। अब हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी वाला ग्रुप है वो इससे कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। क्लियर है? ये था ये 13 और 14 पॉइंट, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना। 14 पॉइंट इसके जो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ टैक्स सिस्टम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, कर व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक की कर व्यवस्था पे आ जाइए, ठीक है। यहां तक लिख लिए? तो लिखिए, ही कन्वर्टेड, पहला पॉइंट है इसका, ही कन्वर्टेड 24 टाइप ऑफ टैक्स इनटू 4 टाइप्स। इसने 24 प्रकार के कर को 4 प्रकार में बदल दिया। ही कन्वर्टेड 24 टाइप ऑफ टैक्स इनटू 4 टाइप। इसने 24 प्रकार के कर को 4 प्रकार में बदल दिया। लिख लिया? अभी हिंदी इंग्लिश दोनों का बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे तो नहीं हो? वो 4 प्रकार कौन से थे? नंबर 1, खराज, ठीक है, खराज। अभी मैं सबका मतलब लिखा दूंगा कौन से टैक्स का क्या क्या मतलब है, ठीक है। नंबर 2, खंग्स। नंबर 3, जजिया। नंबर 4, जकात। ये वैसे तो मैं लिखा ही चुका हूँ, खराज, खंग्स, जजिया और जकात, ठीक है। अलाउद्दीन के टाइम में मैंने सारे कर आपको लिखाई दिए थे, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे आप लिख लो, ये होता है आपका लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बोले तो भू राजस्व, ठीक है। ओके, खंग होता है लूटे हुए पैसे पर, लूटे हुए धन पे, लूटे हुए धन पे। इसका रेशो था 80/20, 80:20, ठीक है। यानी कि 80% सुल्तान का और 20% आर्मी का। जजिया, रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम। जकात, टैक्स ऑन मुस्लिम, रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम, ठीक है। वापस लिख लो, खराज ये भू राजस्व था, खंग ये लूटे हुए धन के ऊपर था जिसमें से 80% सुल्तान और 20% सेना के पास रहता था। जजिया ये नॉन मुस्लिम, ये जो मुसलमान नहीं होगा वो पे करेगा। जकात मुसलमानों के नाम पे रिलीजियस टैक्स था।
मुसलमानों के लिए रिलीजियस टैक्स, ठीक है। क्लियर है। इसने सारे टैक्स जितने भी थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनको खत्म करके इन 4 प्रकार के टैक्स में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अगला पॉइंट लिखिए, ये पहला था इसका टैक्स वाले का पहला पॉइंट है ये, ठीक है। इसको आप ABCD लिख लो, ठीक है। अब टैक्स वाले का दूसरा पॉइंट लिखिए, टैक्स वाले का। अब यहां तक सबने लिख लिया है? कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। देखिए, कृषि के उत्पादन पर 1/3 कर लिया करता था, ठीक है ना। उत्पादन पर 1/3 कर, ठीक है। यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा, जितना उत्पादन होगा, उसका 1/3 लेगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने कैनल्स बनाने के लिए, यानी कि नहर बनाने के लिए क्या टैक्स लगाया था? ये था 1/10, ठीक है। 1/10 ऑन टू डेवलप कैनल्स, क्योंकि कैनाल से सिंचाई होगी, है ना। नहर बनेंगे तो सिंचाई के लिए आसानी हो जाएगी। उसके ऊपर इसने टैक्स लगाया था 1/10। तो इसके टैक्स के दोनों सिस्टम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर मेरी बात? तो टैक्स में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि 24 टाइप के टैक्स इसने 4 प्रकार में बदल दिए। चारों का नाम खराज, खंग, जजिया और जकात, ठीक है। उसके अलावा 1/3 लिया करता था उत्पादन पर, कृषि के उत्पादन पर। यहाँ कृषि का उत्पादन जरूर याद रखना, कौन सा उत्पादन? कृषि का, ठीक है। और 1/10 लिया करता था डेवलपमेंट फॉर कैनाल्स, यानी कि नहर के विकास के लिए, नहरों के विकास के लिए। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, अब आ जाओ अदर फैक्ट्स। अदर फैक्ट्स, पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो पिछला लिख लेना सबने, अब जो अदर फैक्ट लिखा रहा हूं, इसके पहले पॉइंट पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ही डेवलप्ड 1200 फ्रूट पार्क, ठीक है ना। हिंदी में फल मंडी बोलते हैं। इसने 1200 फल मंडी बनाई थी, फ्रूट पार्क इसने 1200 बनाए थे, ठीक है ना। क्लियर है। ही डेवलप्ड मोर देन 300 न्यू सिटी। कुछ नाम मैंने लिखवाए थे आपको भी 3-4, लेकिन इसने टोटल जो बनाई थी वो कितनी बनाई थी? 300। ये दोनों ही जो फैक्ट हैं वो न्यू एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये फैक्ट नहीं थे, इस बार ये फिगर दे रखा है 1200 फ्रूट पार्क और 300 नए शहर बनाने का। इस बार फैक्ट दिया हुआ है, इससे पहले कभी फैक्ट नहीं दिया था उन्होंने, मतलब ये इस बार लिख दिया है। क्लियर है? ओके। ये हो गया तीसरा। अदर फैक्ट्स में 2 चीजें हो गई। तीसरा लिख लो, डेवलप्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लोग आज भी है, ये है ना, निर्माण विभाग आज भी है, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दिल्ली सरकार के, अब तो सर केंद्र के अंदर आता है ना। PWD है, दिल्ली के अंदर एक MCD है, DDA है, एक PWD है। तो ये PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग किसने बनाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, ही डेवलप्ड या कंस्ट्रक्टेड फिरोज शाह कोटला फोर्ट, फिरोज शाह कोटला दुर्ग, किला। फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, ये पहले किला हुआ करता था, किसके नाम पे? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। ये इसके अदर फैक्ट में आप लिख लो। और 1388 में इसकी डेथ हो गई थी, डाई इन 1388। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको इसके लिखा दिए। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करो।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए बढ़िया। ओके, अब फिरोज शाह के बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के बाद, इसके मरने के बाद जो पावर थी वो ऑलमोस्ट खत्म होती गई, यानी कि जो बच्चे थे वो कैपेबल नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था, 2 साल रूल किया। अबू बकर शाह तुगलक, इसका फिरोज शाह तुगलक के दोनों बेटे हैं, इन्होंने रूल किया, लेकिन किसी का भी रूल जो था वो लंबा शासन नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है बिल्कुल, बस ये तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए मैंने तीनों नाम लिख दिए कि गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 90 रहा, अबू बकर शाह तुगलक 90 से 93 रहा, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये 93 से अंतिम तक 1414 तक रहेगा, ठीक है ना। और ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। अब होता क्या है कि जब कोई सुल्तान कमजोर हो, ये वीकेस्ट सुल्तान है, ठीक है ना, वीकेस्ट कोई सुल्तान होगा तो उसके टाइम पे वीकेस्ट सुल्तान जो भी होगा ना, उसके टाइम पे क्या चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये जो सिंध वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो भी गवर्नर होगा वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उस समय पे गवर्नर था, उसने क्या किया, उसने इनविटेशन भेजा तैमूर के पास कि भाई तू इंडिया आ जा, मैं तो अटैक करूंगा नहीं क्योंकि मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तू इंडिया आ जा, मैं तो यहाँ से रास्ता दे दूंगा, तू जाके इस पर अटैक कर, दिल्ली पूरी तरीके से कमजोर हुई पड़ी है, ठीक है। तो तैमूर लंग ने जाके इंडिया पर अटैक किया, इसने पूरा पूरा सपोर्ट किया तैमूर लंग के इंडिया के अटैक पे। तो जैसे ही तैमूर लंग ने इंडिया पर अटैक किया, वैसे ही नसरुद्दीन जो मोहम्मद तुगलक था, ये तुरंत दिल्ली छोड़ के गुजरात में शिफ्ट हो गया। दिल्ली से कहाँ चला गया, गुजरात। भाई ये तो मारेगा, है ना। और दिल्ली छोड़ के जब ये गुजरात चला गया तो दिल्ली के अंदर कौन बैठा है, ये सिंध का गवर्नर और तैमूर लंग, ठीक है ना। अब हुआ क्या, तैमूर लंग ने सिंध के गवर्नर को एक टाइटल दिया जिसका नाम था रैयत आला, टाइटल का नाम है रैयत आला, ठीक है ना। तो तैमूर लंग ने इसको ये टाइटल दिया, और तैमूर लंग के दो बेटे हुआ करते थे, ठीक है। एक का नाम था मोहम्मद शाहरुख खान, तैमूर लंग के दो बेटे हैं, मोहम्मद शाहरुख खान और दूसरा है मोहम्मद सैफ खान। आज की डेट में सैफ अली खान का बेटा तैमूर है, पहले तैमूर का बेटा सैफ अली खान हुआ करता था, है ना। सैफ अली खान ने बदला ले लिया ये अपना, क्या सर।